देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 18% दलित वोट के हाथ में सत्ता की 100 सीटों पर असर। 25 नवंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों के शिखर पर फहराएंगे ध्वज। सीएम योगी का ऐलान। यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। भारत को दहलाने की साजिश। गुजरात के बाद फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद। केरल में 2 चरणों में होगा स्थानीय निकाय चुनाव। 9 और 11 दिसंबर की तारीख तय। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में अब एआई सहित कुछ अन्य विषय पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। विभाग ने किया रोड मैप तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर से खबर, जहां पर निवेश के नाम पर 50 करोड़ की ठगी। युवाओं को बड़े मुनाफे और इंसेंटिव का लालच देकर ठगी की गई। युवाओं के जरिए कंपनी ने इन्वेस्ट कराए 50 करोड़। लालच में 3000 लोग हुए ठगी का शिकार। मोबीटेक्स एक्सचेंज बीमैक्स रियल्टी कंपनी पर ठगी का आरोप है। कंपनी के भाग जाने पर निवेशक हो रहे परेशान। कंपनी संचालकों ने अब दुबई में बनाया है अपना ठिकाना। युवाओं ने बैंक पर साहूकारों से लोन लेकर किया था निवेश। पीड़ित निवेशकों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने महिला सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया। शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है मुकदमा। आज से कुछ दिन पहले लगभग हमारे पास 20-25 लोग आए थे, जिनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा एक कंपनी खोली गई, जिसको मोबीटेक्स एक्सचेंज के नाम से क्रिप्टो एक्सचेंज टाइप बताया गया और इन लोगों से इन्वेस्ट कराया गया। शुरू में इनको ये बताया गया कि हर महीने 15% जो इन्वेस्टमेंट है उसका ब्याज मिलेगा। कुछ महीने इनको मिला भी। जून 2025 से इनका कहना है कि वो ब्याज मिलना बंद हो गया और इनके द्वारा जब कंपनी वालों से संपर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि हम एक नया गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, हम उसमें पैसा रिटर्न करवा देंगे, पर वो पैसा इनको रिटर्न नहीं हुआ। उसके उपरांत ये हमारे पास पेश आया। इसमें सीओसीटी द्वारा एक जांच करवाई गई। जांच में इनकी सारी बातें सत्यता पाई गई। तत्काल जांच के उपरांत इसके अंदर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि 3000 इन्वेस्टर्स इसमें हैं, जो विभिन्न जिलों के हैं, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ। देहरादून से खबर, जहां पर उपनल कर्मचारियों का सीएम आवास पर कूच। नियमितीकरण को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मचारी। बता दें कि सभी जिलों के उपनल कर्मचारी पहुंचे परेड ग्राउंड। हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं उपनल कर्मचारी। देहरादून से खबर, उपनल कर्मचारियों का सीएम आवास कूच। नियमितीकरण को लेकर धरने पर बैठे हैं उपनल कर्मचारी। हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी बैठे। उपनल कर्मचारियों का सीएम आवास पर कूच।
हजारों की संख्या में पहुंच रहे उपनल कर्मचारी। उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष रवि। खबर रतलाम से, जहां पर डोडा चूरा तस्करों का पीछा कर रही नारकोटिक्स टीम कार खाई में पलटी, हवाई फायर कर भाग निकले आरोपी। कार से मिला 40 किलो डोडा चूरा। जावरा के रिंगनौद थाना क्षेत्र के ग्राम रोला में डोडा चूरा से भरी एक ब्रीजा कार पुलिया में फंस गई। ग्रामीणों की मदद से तस्करों द्वारा फायरिंग की बात सामने आई है। सूचना पर सीबीएन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और 5 बोरियों में डोडा चूरा बरामद हुआ है। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। एसडीओपी संदीप वाल्वी ने बताया कि कार जब्त कर ली गई है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। रिंगनौद थाना का एक रोला गांव है, वहाँ पर एक ब्रेजा गाड़ी है ब्लैक कलर की। तो उसमें कुछ तस्करों की सूचना मिली थी, जिसमें कि सीबीएन नीमच की टीम भी उनको फॉलो कर रही थी, उन्हीं का इनपुट था। और ये गाड़ी यहाँ पर कोलाइड हो गई एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के आसपास। तो कुछ ग्रामीण भी वहाँ पर पहुंचे थे उस गाड़ी के आसपास, तो कुछ संदेही उसमें से निकल कर भागे हैं। और फिर सीबीएन की टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुंची थी और फर्दर रिंगनौद थाना पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुंची थी। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, ये पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। खबर अंबाला से है, जहां पर एक डॉक्टर के पास से 300 किलो आरडीएक्स मिलने के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान विज ने कहा कि हिंदुस्तान ऐसे किसी भी आदमी को बख्शेगा नहीं। वहीं राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी विभिन्न काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति खत्म होने के बाद क्या काम करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से एक डॉक्टर के पास से 300 किलो आरडीएक्स AK-47 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया। क्या हरियाणा को दिलाने की साजिश की जा रही थी, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बहुत गंभीर बात है, इस पर जल्द निष्कर्ष निकलना चाहिए। एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है। देखिए, ऐसा है, उनका राजनीति का काम तो समाप्त हो गया और बिहार चुनाव के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब आदमी ने कोई ना कोई काम तो करना है। कौन सी चोरी? देखिए राहुल ने, देखिए ये बहुत गंभीर बात है और इसकी अभी कोई जल्दी निष्कर्ष निकालना ठीक बात है। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं कि ये कहां से लाए, किसने दिया और क्या इनका टारगेट था, क्या ये करना चाहते थे और इनके कौन कौन से साथी हैं। तो ये सारा अभी जांच का विषय है और सामने आएगा। लेकिन हिंदुस्तान अब ऐसे किन्हीं भी आदमियों को बख्शने वाला नहीं है। फरीदाबाद पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था। आरोपी के पास से एक कैटजॉप राइफल, 2 मैगजीन, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ जो कि लगभग 6 सूटकेसों में था, 20 टाइमर विद चार्जर। आरोपी स्थित अल्फा यूनिवर्सिटी में फिजिशियन के पद पर कार्यरत था। काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है।
जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और JNK पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स, टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। खबर हजारीबाग से, जहां पर ज्यादातर मामले पत्नी प्रताड़ना के थारों में पहुंचते और पति प्रताड़ित होकर भी लाज लिहाज से चुप रह जाना उचित समझते हैं। ऐसे मामले तब पहुंचते हैं जब प्रताड़ना सारी सीमाओं को लांघ जाती है। एक जैन परिवार का युवक शादी के बाद से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते होते अंत में तब फूट पड़ा जब पत्नी और ससुराल के लोगों ने उसे अपने पालतू कुत्ते से ही कटवा डाला। घायल होकर थाने पहुंचकर भुक्तभोगी ने पूरी दास्तान सुनाई। उसने इस लिखित शिकायत संबंधित थाना लोहसिंघना में दी है। बताया जा रहा है कि हजारीबाग शहर में बड़ा बाजार क्षेत्र में युवक पर उसकी पत्नी एवं ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा पालतू कुत्ते से जानलेवा हमला करवाने का आरोप है। उसकी शादी 2024 में रूपा अग्रवाल से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे जान से मारने का प्रयास किया तथा उसके पालतू कुत्ते से हमला करवा दिया, जिससे उसके शरीर पर कई हिस्सों में काटने के निशान हैं। पीड़ित ने आशंका जताई कि ससुराल पक्ष के लोग भविष्य में भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। खबर कबीरधाम से। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद संतोष पांडे ने नगर पालिका परिषद कवर्धा परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल जनपद के फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में आगमन का प्रोटोकॉल जारी हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती माह के अवसर पर जनसभा, लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम का गायन होगा। प्रदेश सरकार के कार्यों पर बनी वीडियो फिल्म का प्रदर्शन, तत्पश्चात विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने कहा कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से जीतेगी। बिहार में राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर तेजस्वी को हराना चाहते हैं ताकि उनको भविष्य की राजनीति में जगह न मिल सके। एकता दिवस के मौके पर सब मिलकर साथ आए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे पूरे भारत के अलग अलग रियासतों को एक किया, वैसे ही ये कार्यक्रम सबको एक धागे में बांध रहा है। फरीदाबाद में जिस तरीके से आरडीएक्स और हथियार पकड़े गए, उस पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जैसे ही मावत को खत्म किया, वैसे ही आतंकवाद को खत्म किया जा रहा है। कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। चौदह तारीख को आए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं जीत के। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी भी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि इंडिया गठबंधन साफ कह रहा है कि हम जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है वो जीत रहा है। जो इंडी गठबंधन है वो बुरी तरीके से हार रहा है। उसका राजनीतिक भविष्य बिहार ही नहीं पूरे देश में अंधकारमय हो चुका है। लोगों का भरोसा मोदी जी हैं और धोखा अगर कोई है तो इंडी गठबंधन है। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके साथ जुड़े हुए दल हैं। इसके कारण से समर्थन हमारा लगातार बढ़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव, ये हम लोग जीत चुके हैं। बिहार बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जीतेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भी 2027 में 2017 दोहराएंगे। वहीं अगर बात की जाए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तमाम रैलियां करी। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए हम पहुंचे वहाँ पर। जीत सुनिश्चित करने नहीं, वो महागठबंधन की हार सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक दूसरे को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जिताने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कभी चुनाव प्रचार के बीच में राहुल गांधी बिहार से गायब हो जाते हैं, कभी वह घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसमें कोई दिखाई नहीं देता है, कभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये आपस की लड़ाई है और इस लड़ाई से कुछ महागठबंधन के लोगों को हासिल नहीं होगा। एनडीए 2025 में 2010 का जो रिजल्ट था उसको दोहराएगा। एकता यात्रा जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एकता यात्रा बहुत पवित्र यज्ञ है। देश के लिए किस प्रकार से काम किया जाता है या सीखना है तो लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखना चाहिए। फरीदाबाद की बड़ी घटना जो है वो सामने आई है, चुनौतीपूर्ण है। देश की सुरक्षा के लिए जो भी खतरा बनते हैं उनको खोज निकालना और खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना, यह सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही हैं। बहुत बड़े आतंकवादी हमले से देश को बचाने का काम किया है। सुरक्षा एजेंसियों को बधाई और देश के दुश्मनों को चेतावनी कि अब भारत में अगर भारत के दुश्मन बन करके आओगे तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो देश के दुश्मनों को होता है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश का जो नतीजे थे वही नतीजे जो हैं बिहार में भी होंगे। तमाम जो राज्य हैं उसमें जीतकर एनडीए आगे बढ़ी है। इस बार बिहार में भी जीत सुनिश्चित होगी। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्रक में सोए ड्राइवर की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। पहचान रायबरेली निवासी राजेंद्र यादव के रूप में हुई। मौके से मिला मोबाइल, दवा और नकदी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जांच में जुटी हुई है पुलिस। रामपुर थाना क्षेत्र के बागल प्रसाद फिलिंग स्टेशन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जौनपुर से खबर, ट्रक में सोए ड्राइवर की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पहचान रायबरेली निवासी राजेंद्र यादव के रूप में हुई।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सुना देते हैं। बहुत कर रहे हैं जमीन कब्जा। मेरठ में बड़े पैमाने पे जमीन कब्जा हुई है। मेरठ में लखनऊ में तैयारी है जमीन कब्जा करने की। लखनऊ में बीजेपी के लोग बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं और रसूलाबाद वाले जानते हैं उनकी भी जमीन कब्जा कर दी एक की है। हाँ वही तो, वो क्या है हमारा प्रधान सेक्टर अध्यक्ष था, उसकी जमीन कब्जा कर ली है। हाँ उसकी, और डीएम से कहा जाओ तो डीएम कह रहा वो पता नहीं क्या कह रहा था। सोचिए आप, ये स्थिति है। अधिकारी मिलके कब्जा करा रहे हैं, बताइए आप। ये कोई नई बात है क्या किया क्रैक? क्यों तुम भी उनकी बातों में आ गए भाई? नेटफ्लिक्स में, अब मैं सीरियल का नाम भूल गया, एक नेटफ्लिक्स में एक आता है बड़ा अच्छा सीरियल, वो देखना चाहिए। वो है कुछ साजिशों का और किसी एक्टिविटीज का। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहां आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है, और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पढ़ने जा रहा है, कहीं पर बोर्ड पढ़ने जा रहा है कहीं? हाँ समझ लीजिए अब आप। तो कहाँ मिला है, क्या क्या मिला, मेरे तो पता नहीं। प्रेस में क्या मिला? हाँ कितना मिला है? 300 किलो। तो सोचो आया कैसे होगा। तो पकड़ा जाना तो है, ठीक बात, पकड़ा जाना चाहिए और हमारी फोर्सेस को इतना इक्विप्ड होना चाहिए, इतना वेल ट्रेन्ड होना चाहिए कि ये चीजें ना हो, पकड़े। आया कैसे? पकड़ा जाना तो ठीक है, आया कैसे ये सोचिए। अब मैं समझता हूं हम आप सब खड़े होकर के जनगण मन सुने। जनगण मन। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। नोएडा से हम खबर, जहां कार से टकराकर बाइक में आग की घटना सामने आई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नई बाइक में आग की घटना सामने आई। बाइक के आग का गोला बनने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस, सड़क पर लंबा जाम देखने को मिला। फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी गई। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। नई बाइक चलते चलते आग का गोला बनी है। मौके पर पहुंची पुलिस, सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था। पुलिस ने जाम को खुलवाया, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कार से टकराकर बाइक में आग लगी। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नई बाइक में आग की घटना सामने आई है। कार से टकराकर बाइक में आग लगी। बाइक के आग का गोला बनने से हड़कंप मच गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अहम खबर है, जहां पति ने पत्नी का उसके प्रेमी प्रदीप से कराई शादी। पत्नी प्रेमी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर उठाया कदम। बच्चे होने के बावजूद विवाहिता को चढ़ा इश्क का भूत। कोर्ट में परिजनों की मौजूदगी में कराई गई शादी। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाह के बाद महिला प्रेमी संग रवाना हुई। नई ससुराल महिला रवाना हुई। पति ने स्वयं संभाली 3 वर्षीय बच्चे की जिम्मेदारी। क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी अनोखी शादी। शाहगंज कोतवाली के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो पति ने पत्नी के प्रेमी संग उसकी शादी कराई। परिवार की उपस्थिति भी इस दौरान रही।
और अब नई ससुराल पत्नी पहुंची है। पति ने स्वयं 3 वर्षीय बच्चे की जिम्मेदारी संभाली और क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है ये अनोखी शादी। शाहगंज कोतवाली के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव का यह पूरा मामला है। पति ने पत्नी का उसके प्रेमी प्रदीप से कराई शादी। तो पति पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर पति ने पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग आकर ये कदम उठाया। बच्चे होने के बावजूद विवाहिता पत्नी पर इश्क का भूत चढ़ा था। जौनपुर से खबर आपको दिखाने पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी शादी कराई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां शासन के निर्देश पर अमल करते हुए पुलिस ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल हो रहे लाउड स्पीकर्स की जांच की है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मानक से अधिक आवाज करने वाले स्पीकर उतरवाए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर, स्याना, गुलावटी और डिबाई आदि स्थानों पर अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न धार्मिक स्थलों से कान फोड़ू आवाज करने वाले 304 लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, जबकि 400 लाउड स्पीकर्स को चिन्हित कर वॉल्यूम कम करने के निर्देश जारी किए गए। एसएसपी के मुताबिक उतरवाए गए लाउड स्पीकर्स मदरसों आदि को भेंट किए गए हैं। विभिन्न धार्मिक जो संस्थाएं हैं उन पे कई बार देखा गया है कि आवश्यकता के अनुरूप जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उसको लगाने के बजाय कई संख्या में लगा लिए जाते हैं और कई के मानक के अनुरूप उनकी ध्वनि भी होती है। उसी को ध्यान में रखते हम लोग बीच बीच में इसकी जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाते हैं, संवाद भी करते हैं और फिर कार्रवाई भी करते हैं। ये 3 दिन का एक अभियान था कार्रवाई का, जिसमें अभी तक तीसरा दिन है आज। अभी तक जो कार्रवाई है उसमें पूरे जनपद में 304 ध्वनि विस्तारक यंत्रों को वहाँ से उतरवाया गया है और उसको कब्जे में ले करके विभिन्न हमारे जो पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं और शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे वितरित किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां आरटीओ धनबीर यादव के निर्देशन में जिले में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक, डंपर और मोटरसाइकिलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। आरटीओ ने बताया कि ये माह विशेष अभियान के लिए है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वाहनों पर आगे और पीछे मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जो बिना नंबर प्लेट के हैं, सड़कों पर संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार सुबह से ही टीम ने हाईवे पर अभियान चलाते हुए कई वाहनों की जांच की और ये अभियान लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस दौरान लगभग 29 वाहनों के चालान काटे गए और 2 गाड़ियों को सीज किया गया। आरटीओ धनबीर यादव ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके तथा बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। आरटीओ की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सर, आज कैसा चेकिंग अभियान चल रहा है? बेसिकली एक बिना नंबर प्लेट के जो हमारे डंपर और गुड्स व्हीकल संचालित हो रहे हैं उनके लिए कल एक विशेष अभियान चल रहा है। ऐसे तो हम लोग निरंतर इस पे कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये 1 माह का हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें समस्त वाहनों पे नंबर प्लेट और एचएसआरपी नंबर प्लेट आगे और पीछे मानक के अनुरूप लगे होना सुनिश्चित कराना है। और आज सुबह से जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, पूरे अपने हाईवे पे निकल करके जितने भी डंपर और ट्रक्स मिले हैं, लगभग 29 चालान तो हमने किया है और उसमें 2 गाड़ी बंद किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से, जहां एडीजी सीआरपीएफ अंशुमन यादव ने एटा का दौरा किया है। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के सभागार के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने जीआईसी नवीनीकरण और 10वें एटा पुस्तक महोत्सव पर आयोजित बैठक में भी भाग लिया है। उल्लेखनीय है कि 10वां एटा पुस्तक महोत्सव इस बार 18 से 21 दिसंबर तक एटा के जीआईसी मैदान में आयोजित किया जाएगा। एडीजी अंशुमन यादव सहित उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों ने पूरी तरह से ठाना है कि इस जीआईसी
विद्यालय एटा का पहले की तरह सौंदर्यीकरण कराना है। इस अवसर पर अंशुमन यादव ने जीआईसी से अपने पुराने भावनात्मक रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के पुराने स्वरूप और वैभव को लौटाने के लिए इसके पुरातन छात्रों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा सहयोग सराहनीय है। उन्होंने बताया कि जीआईसी की इमारत बदहाल स्थिति में थी और इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर देश दुनिया में नाम कमाने वाले छात्रों ने स्वयं एक समिति बनाकर इसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि जितना सोचा था उससे अधिक आर्थिक सहयोग मिल रहा है। एडीजी ने कहा कि एटा पुस्तक महोत्सव के आयोजन से यहाँ के युवाओं को अपने करियर निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा और ऊर्जा मिली है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि ईश्वर ने हमें जरूरतमंदों की मदद लायक बनाया है तो हमें अवश्य ऐसी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं भी इसी विद्यालय से शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल दास नीरज जैसे व्यक्तित्व भी यहीं से पढ़े हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है। भैया नमस्ते। पहले भी बचपन यहीं पे था। मॉडल साहब हम सब लोग जानते हैं कि उनका कितना भव्य स्वरूप था और बहुत बड़े बड़े पदों पर होने के बाद भी लोगों के दिल छोटे छोटे हो जाते, लेकिन मुझे बहुत ही गर्व और हर्ष की अनुभूति। जीआईसी एटा में मैं पहले भी आता रहा। आज एक विशेष अवसर है कि जो यहाँ का पुराना भवन है उसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और उसमें पुराने छात्रों ने एक पहल करके जो उसकी जर्जर स्थिति थी उसको पूर्ण रूप से ठीक कराने का संकल्प किया और उसको आज इस परिस्थिति में लेके आए हैं कि वो अपने फिनिशिंग स्टेज पे है और बिल्कुल एक नया हॉल तैयार होने जा रहा है। तो मुझे इसमें बहुत ही गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि इससे जिस तरीके से लोगों ने सहयोग किया है, छात्रों ने और समाज के लोगों ने, समाज सेवी लोगों ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जौनपुर से है, जहां मीरगंज थाना क्षेत्र में राज सिंह चौहान पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी करण चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात बंधवा तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लग गई थी, जबकि पुलिस टीम सुरक्षित रही। जानकारी के अनुसार थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम मौलानापुर में राज सिंह चौहान के साथ फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में करण चौहान के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 3 विशेष टीमों का गठन भी किया था। बीती रात पुलिस टीम बंधवा तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को रोकने का प्रयास किया गया। रोकने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में पता चला है कि आरोपी के खिलाफ जौनपुर और प्रयागराज जिलों में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज, जिनमें गैंगस्टर, लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। थाना मीरगंज अंतर्गत ग्राम मौलानापुर में राज सिंह चौहान नामक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें करण चौहान के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। कल देर रात्रि 9/10 नवंबर को पुलिस टीम द्वारा बंधवा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक पर संदिग्ध आता हुआ दिखाई दिया। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त अभियुक्त द्वारा अपना नाम करण चौहान बताया गया, जो उस घटना में वांछित भी था। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां एसओजी व सैनी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कार में छिपाकर ले जाया जा रहा 45 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद रामपुर धमावा गांव के पास तस्करों का पीछा करते हुए गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गांजा तस्करों ने स्वयं को चित्रकूट जिले के करवी का निवासी बताया। एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को एक कार, वेन्यू कार के साथ पकड़ा है।
उसमें तलाशी के दौरान उसमें करीब तस्करी के 45 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिनकी कीमत अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ में पाया गया कि ये सभी चित्रकूट जनपद के मऊ के रहने वाले हैं और ये गांजा सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे थे और सटीक सूत्रा में जब इनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान ये तीनों पकड़े गए। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर इन पे विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से, जहां जनपद कासगंज में भाजपा कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत प्रोफेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने शिरकत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भाजपा के महापुरुषों और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों से भारत में निर्मित वस्तुएं खरीदने का आग्रह किया है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। स्वदेशी को अपनाकर हम विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बना रहा है। भाजपा का ये अभियान केवल नारा नहीं बल्कि जन भागीदारी के माध्यम से देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक ठोस प्रयास है। उन्होंने उपस्थित प्रोफेशनल्स से आग्रह किया है कि वे अपने अनुभव, तकनीकी ज्ञान और संसाधनों को समाज की सेवा में लगाएं ताकि हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसमें लगता है कि भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। रास्ते पर वो तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में स्वदेशी का प्रचारक थे। तो एक संघ कार्यालय में गए, संघ कार्यालय में जाकर के सेवित कर रहे थे। दिखाई देता है, इसमें लगता है कि भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। रास्ते पर वो तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में स्वदेशी का प्रचारक थे। तो एक संघ कार्यालय में गए, संघ कार्यालय में जाकर के सेवित कर रहे थे। दिखाई देता है, इसमें लगता है कि भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। रास्ते पर वो तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में स्वदेशी का प्रचारक थे। तो एक संघ कार्यालय में गए, संघ कार्यालय में जाकर के सेवित कर रहे थे। आज विश्व के पटल पर देखा जाए तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी, स्वभाषा और स्ववेशभूषा के आधार पर देश के अंदर उत्पादन को आगे बढ़ाना, भाषाओं को और विरासत को संयम रखना और विभिन्न प्रकार से ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हुए उसको आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश को बहुत बहुत बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत का लोग भी विरोध कर रहे हैं। उनकी मानसिकता, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, SIR का विरोध करना विपक्षी दलों का बिल्कुल गलत कदम है। SIR का विरोध करने से विपक्षी दल को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बिहार में NDA सरकार पूर्व की तरह इस बार भी पूर्ण बहुमत से बन रही है। मातरम गीत को लेकर के अनिवार्यता जारी की सभी स्कूलों के लिए बधाई, माननीय मुख्यमंत्री को आभार कि जिन्होंने देश के लिए बहुत महती निर्णय लेकर के प्रदेश के हित में निर्णय लिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
देखा जाए इस पर जो है विरोधाभास भी आने लगे कि स्कूलों में हर जात के बच्चे होते हैं, हम नहीं गा सकते। वही लोग विरोध करेंगे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वही लोग बात करेंगे जो कल वोट के लिए राजनीति करते हैं, जिनको देश की एकता, अखंडता, विकास से कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार से SIR को लेकर के जो अखिलेश यादव जो है फिर एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर के उनके द्वारा SIR बहुत मुद्दे बन चुके हैं, सुप्रीम तक टहला है, सुप्रीम कोर्ट तक सभी पार्टियां, उसका कोई मुद्दा नहीं। बिहार में उसी SIR के तहत चुनाव भी हो रहा है। क्या उम्मीद है बिहार को लेकर के? सरकार NDA बनाने जा रहा है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए पूरे मुद्दों को लेकर के SIR के, चाहे अखिलेश यादव जो मुद्दा बना रहे हो, और बिहार में चुनाव जीत को लेकर के पूरी तरह से NDA आश्वासित है, और कहीं वहीं पर अगर वंदे मातरम गीत को जो जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सभी स्कूलों के लिए लागू किया गया है, वो एक बधाई का पात्र जो है मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच हरदोई से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। हरदोई पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल टकराने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के दौरान आरोपी अदनान ने की थी हवाई फायरिंग। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। विवाद के दौरान आरोपी अदनान ने की थी हवाई फायरिंग। ये अहम खबर हरदोई से आपको दिखा रहे हैं। हरदोई पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। हरदोई की शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो हरदोई पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल टकराने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के दौरान आरोपी अदनान ने की थी हवाई फायरिंग। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, अब अदनान जो हवाई फायरिंग का आरोपी था, इसके अलावा उस पर कई मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट में पहले मुकदमा दर्ज किया था और अब गिरफ्तारी में कामयाबी मिली है। क्या कुछ है अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर मोटरसाइकिल टक्कर लगने के बाद वहां पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी अदनान के द्वारा वहां पर हवाई फायरिंग की गई थी। हरदोई पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, लेकिन कई दिनों से ये आरोपी जो है फरार चल रहा था। आज हरदोई पुलिस को ये सफलता हाथ लगी हुई है। पुलिस के द्वारा अदनान को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई मानस की गई है। बिल्कुल अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने वांछित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। विवाद के दौरान आरोपी अदनान ने हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने मुकदमा आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था और अब पुलिस को ये अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने वांछित को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। विवाद के दौरान आरोपी अदनान ने की थी हवाई फायरिंग।
बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर बागेश्वर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उद्यमशाला योजना अब उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। राज्य सरकार की शुरू की गई है योजना पहाड़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्राम विकास विभाग यानी रीप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज प्रोग्राम के माध्यम से बागेश्वर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत स्थानीय युवाओं महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और बागेश्वर के विभिन्न ब्लॉकों में उद्यमशाला योजना के तहत कई युवा स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। कई स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट चला रहा है तो कोई हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण में काम में जुटा हुआ है। बागेश्वर जिले में ग्राम विकास विभाग एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी करा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के साथ ही विपणन और ब्रांडिंग की भी जानकारी दी जा रही। उद्यमशाला योजना ने न केवल युवाओं में आत्मविश्वास जगाया है बल्कि पलायन को रोकने की दिशा में भी ये योजना अहम भूमिका निभा रही है। के माध्यम से हम उसको सेल करते हैं ताकि हमारी जो समूह की हमारा सीडीओ स्तर उद्यम लगा है घाट का बाकी तो ग्रुप जुड़े हुए हैं हम लोगों से। जब ज्यादा उत्पादन हो जाता है उसका प्रयोग करते हैं, ईंधन का प्रयोग से ही हम जूसेस बनाते हैं, बुरास को उबाल के ही बनाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये जो है बायोसेलर मीट जो है अभी उत्तराखंड का रजत जयंती जो 25 ईयर हो गए कम्प्लीटेड, तो उसको सेलिब्रेशन के रूप में बनाया जा रहा है। और आज मुख्यतः जो है 3 डिपार्टमेंट जो है इसमें रीप है और उसका एनालम और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से जो है एक बायोसेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है विभिन्न जिलों से जो है बायर्स आए हैं। वो जैसा आप देख रहे हैं कि रजत जयंती के उपलक्ष्य से बायर सेल मीट का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है बायर और सेल आपस में एक दूसरे को पहचान सके, इंटरेक्शन हो सके। जब बायर सेलर को जानेगा, सेलर बायर को जाएगा, तभी प्रोडक्ट की एक मार्केट मिलेगी। उसी उद्देश्य से लोगों को आपस में मिलाने के उद्देश्य से आज ये बायर सेल मीट का हमने आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। और अगली अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, यातायात माह में पुलिस जागरूकता अभियान। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, यातायात माह में पुलिस जागरूकता अभियान। पुराने शहर में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। डीसीपी पश्चिम यातायात माह को लेकर उन्होंने जागरूक किया। कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज में चलाया गया अभियान। छात्र छात्राओं को जागरूक बनाने पर दिया गया जोर। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को किया जागरूक। यातायात जागरूकता के बजाए गए गीत। एंटी रोमियो प्रभारी सूरज कुमार भी जागरूकता में शामिल। तो लखनऊ से अहम खबर, यातायात माह में पुलिस का जागरूकता अभियान। पुराने शहर में चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया है। यातायात जागरूकता को लेकर गीत भी बजाए गए। एंटी रोमियो प्रभारी सूरज कुमार भी जागरूकता में शामिल हुए। और अगली अहम खबर भी लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की ये अहम खबर। अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर पड़ी दरारें। लखनऊ से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास के ऊपर बनी सड़क पर दरारें देखने को मिली है। अवध चौराहे पर बन रहा ये अंडरपास। अंडरग्राउंड अंडरपास निर्माण के चलते दरारें आने की आशंका जताई जा रही है। तो पारा से कैंट वीआईपी रोड को जोड़ेगा ये अंडरपास। लखनऊ से अहम खबर, अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर पड़ी दरारें।
अवध चौराहे पर बन रहा है ये अंडरपास। अंडरग्राउंड अंडरपास निर्माण के चलते दरारें आने की आशंका। आपको बता दें, पारा से कैंट वीआईपी रोड को जोड़ेगा ये अंडरपास। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर पड़ी दरारें। तो कन्नौज, आगरा, मथुरा, नोएडा, दिल्ली को जोड़ेगा ये अंडरपास। और अंडरपास के निर्माण के दौरान ही दरारें देखने को मिले। 2 लेन के अंडरपास का निर्माण कार्य लगातार जारी। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।